अर्थ से 3,84,000 किलोमीटर दूर प्रेजेंट इकलौता सोलर सिस्टम का सबसे दूसरा बड़ा स्टार, जो कि समुद्री लहरों को प्रभावित करता है। लाखों किलोमीटर की दूरी पर होने के बावजूद आखिर मून ये सब कैसे कर पाता है? क्या मून के अंदर कोई ऐसी छुपी हुई एनर्जी है जो इसे ये सब करने पर विवश करती है? सिर्फ मून ही ऐसा करने में क्यों सक्षम है, या फिर इसे किसी ने अर्थ के लिए बनाया है? जब हम इन सभी सवालों के बारे में सोचते हैं और आगे नए सवाल खड़े हो जाते हैं, इन सभी सवालों का जवाब हमें मून के ओरिजिन में मिलेगा। लगभग 4.5 बिलियन ईयर पहले, सोलर सिस्टम के निर्माण से पहले यहाँ ना तो कोई ग्रह मौजूद था और ना ही रोशनी देने वाला सूर्य। गैलेक्सी में केवल धूल ही धूल मौजूद थी, जो कि बनी हुई थी सिर्फ हाइड्रोजन, हीलियम जैसे मॉलिक्यूल से। धूल और गैस के मॉलिक्यूल से बने बादल को नाम दिया गया नेब्युला। नेब्युलर हाइपोथेसिस के अनुसार ब्रह्मांड में कहीं से सुपरनोवा वेव जनरेट होती हैं, जो टकरा जाती हैं नेब्युला के बादलों से, जिससे एक बड़े विस्फोट का जन्म होता है। नेब्युला धीरे धीरे बिखरने लगता है, जिससे बादलों वाली धूल तेजी से चारों ओर बिखरने लगती है। धीरे धीरे समय बीतता है, ग्रेविटेशनल फोर्स बिखरे हुए मैटर को जोड़ना शुरू करती है। लाखों साल बाद वो आकार में बड़े होने लगे। ग्रेविटेशनल पुल के कारण बादलों में न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन होना शुरू हो गई, जिससे सूर्य का जन्म हुआ। प्लेनेट की अनस्टेबिलिटी की वजह से आपस में टकराव बढ़ गए। छोटे प्लैनेट्स समा गए बड़े आकार के प्लैनेट्स में। प्लैनेट्स एस्टेरॉयड पर ग्रेविटेशनल फोर्स लगाने लगे, जिससे छोटे छोटे एस्टेरॉयड मिलकर एक बड़ी डेब्रिस डिस्क का बन गए। जरा इसे देखिए, ये एस्टेरॉयड्स धीरे धीरे कैसे एक दूसरे के साथ रिंग बना रहे हैं। अर्थ के चारों ओर घूमते हुए डेब्रिस ने मिलकर एक नए सॉलिड स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन किया, जिसे आज हम मून कहते हैं। बट हम अभी जिस मून की बात कर रहे हैं वो केवल अर्थ के लिए ही बना है। इससे होने वाला प्रभाव केवल अर्थ पर ही देखा जा सकता है। सोलर सिस्टम के और ग्रहों पर इसका कोई योगदान नहीं। अगर हम दूसरे प्लैनेट्स की ओर जाएं, तो हमें क्या आकाश की ओर कुछ दिखेगा या नहीं? क्या उनके पास हमारे जैसा मून है? सो द आंसर इज यस। हमारे पास तो केवल एक ही मून है, बट और प्लैनेट्स की ओर अगर हम देखें तो हमें मल्टीपल्स मून देखने को मिल जाएंगे। अभी तक जो नंबर ऑफ मून्स काउंट हुए हैं वो लगभग 290 के आसपास हैं। मार्स के पास 2 मून हैं, जुपिटर के पास 95, सैटर्न के पास 146, यूरेनस के पास 27, नेपट्यून के पास 14, ड्वार्फ के पास 5 और अर्थ के पास केवल 1। इन सभी में से जुपिटर के पास सबसे बड़ा मून है। अगर आप दूसरे प्लैनेट्स के आसमान को देखेंगे तो वो कुछ ऐसा दिखेगा। नाउ द क्वेश्चन अराइजेज, व्हाई डजंट मून फॉल ऑन अर्थ? अर्थ के इतने करीब होने के बावजूद हमें इससे कोई खतरा क्यों नहीं है? इस सिचुएशन को एक एग्जाम्पल से समझते हैं। यदि हम एक बॉल और धागे को आपस में मिलाकर बांधें और तेजी से घुमाएं, वो हमारे चारों ओर घूमने लगेगी। इस पर 2 तरह के फोर्स लगेंगे, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एंड सेंट्रीपिटल फोर्स, जो उसे बैलेंस करने का काम करेगी। इसी तरह मून अर्थ के चारों ओर एक गति से घूम रहे हैं और अर्थ वहां एक धागे का काम कर रहा है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स मून को ऑर्बिट से बाहर भेजने का काम करती है, वहीं दूसरी ओर ग्रेविटेशनल फोर्स मून को जकड़े रखती है, जिससे वो वहां से छूट ना पाए। इसी प्रकार मून अर्थ के चारों ओर एक गति से घूमता रहता है। 2011 नासा कुछ ऐसी खोज करता है जिस पर विश्वास करना थोड़ा मुश्किल है। उनका मानना है मून की इनर कोर सॉलिड आयरन की बनी हुई हो सकती है। 1960 के दशक में नासा के स्पेस एस्ट्रोनॉट ने मून पर भूकंप के झटके को रिकॉर्ड किया, जो उन्हें सोचने पर मजबूर करते हैं मून की इनर कोर में कुछ छिपा हुआ है। हालांकि अभी तक ऐसा कोई स्ट्रॉन्ग प्रूफ हाथ नहीं लगा है जो ये प्रूफ कर दे कि मून के भीतर कुछ ऐसा छुपा हुआ है जिससे हम अभी अनजान हैं। इन फ्यूचर अगर ये प्रूफ हो जाता है तो अभी तक जितना भी हमने सीखा है मून के बारे में, या फिर हमने जितना भी जाना है अपने ऑर्बिट्स या सोलर सिस्टम के बारे में, वो सभी